नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है एक समान होती है, किसमें? आर्सेनिक और बिस्मथ। इसमें होता क्या है, एक चीज़ ये समझिएगा आप कि जो बाहरी ऑर्बिटल में जो समान होता है संख्या, क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है, आप ध्यान समझिए। एक समूह में पाए जाने वाले जो प्रोटॉन हो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। एक ही समूह में पाए जाने वाले जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में क्या होता है? सबसे बाहरी कक्षा में जो दोस्तों 5, 6, 7, 8 क्या होता है? 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें? अधातुओं में ये होता है। ये चीज़ें ये किसमें होता है? अधातुओं में होता है ये। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। देखिए यहाँ पर पूछा संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। बेरियम को अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए निम्न इलेक्ट्रॉन खोना होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खोना होगा बेरियम को। कितना होगा खोना होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन, आयरन के न्यूक्लियस में क्या? आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। आयरन 2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 क्षय वाले तत्वों की पहचान करें। ऑक्सीजन है वो तत्व। कौन है वो तत्व? तो वो तत्व का नाम है आपका ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व? वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? एल्युमिनियम धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 283 है। क्या है दोस्तों? 283 है। क्या है ये? एल्युमिनियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? चलिए बताइएगा। तो आपको बताना, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2, 8, 7, 8, 2, 10, 7, 17। तो इसकी संयोजकता पूछा है। देखिएगा अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये कोष को पूरा कर लेगा। तो एक चाहिए ना उसको, तो संयोजकता हो जाएगी 1। कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी संयोजकता जो हो जाएगी 1 हो जाएगी उसकी संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो इसके प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? आप समझिए, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? देखिए 2, 8 और 5 है। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा दोस्तों 15। अगर परमाणु क्रमांक 15 है तो प्रोटॉनों की संख्या 15, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को ही बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या दोस्तों? प्रोटॉनों की संख्या को ही बोलते हैं परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। क्या है? इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। किसका ये? 8, 2, 10, 3, 13। परमाणु क्रमांक कितना हो गया? परमाणु क्रमांक तो हो गया, परमाणु क्रमांक कितना हो गया? परमाणु क्रमांक हो गया आपका 13। 13 किसका परमाणु क्रमांक है? एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13 है। किसका परमाणु क्रमांक? एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए एल्युमिनियम का परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण। देखिए एल्युमिनियम में टोटल कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक कितना? 13 है। तो कैसे भरेंगे? पहले कोष में 2, फिर 8, कितना बचा? 3, तो तीसरे कोष में 3, तो 2, 8, 3 क्या हो जाएगा? 2, 8, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप से दर्शाया गया है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे वाले तत्व की परमाणु संख्या। देखिए इसी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 3, 13, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 3, 15। टोटल हो गया 15। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हो गया दोस्तों 15। अब 15 से एक कम अगर बात किया जाए, हाँ, तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो 15 से एक कम कितना हो जाएगा? 14। तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे वाले तत्व, नीचे वाला बोला है, तो 15 हो गया ये। 15 में हम 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 33, तो 33 आ जाएगा। ये देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे तीसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया?
21, क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे तीसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया? किसमें रखा गया? तीसरे समूह में रखा गया और चौथे आवर्त में रखा। 21 हो जाएगा। स्कैंडियम, किसका? स्कैंडियम का 21 है। नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। टोटल कितना हो जाएगा? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। तत्व का नाम क्या है? तो 2 8 धन 4, 8 2 10 धन 14, कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 14। 14 किसका है? सिलिकॉन का है। किसका है? सिलिकॉन का है, 14 है सिलिकॉन। नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2881 है। तो टोटल जोड़ो, कितना हो गया? टोटल हो जाएगा 8 2 10, 8 18 19। 19 किसका परमाणु क्रमांक है? पोटेशियम। 19 किसका परमाणु क्रमांक है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या कर सकते हैं? घटाया नहीं जा सकता। क्या? घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह है क्या दोस्तों? क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। क्या है मौलिक रूप से? तो मौलिक रूप से वो अंतर्निष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला, एक तत्व के नाभिक के 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? बताइए। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन, क्या? 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 15 और 22, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे दोस्तों आपका 37 होगा। क्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 37। कितना होगा दोस्तों? 37 होगा द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, कितना है? 188 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? क्या होगा परमाणु संख्या? 298 में 188 आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 110। क्या हो जाएगा? तो परमाणु संख्या हो जाएगा आपका दोस्तों 110। चलिए नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या को कैसे निश्चित कर सकते हैं? परमाणु संख्या को किसके? किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जा सकता है। कैसे? कैसे कर सकते हैं? किसी तत्व की, किसकी दोस्तों? किसी तत्व की परमाणु संख्या को कैसे निश्चित कर सकते हैं? तो कैसे निश्चित कर सकते हैं? एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के रूप में। किस रूप में? एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के रूप में निश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी परमाणु के, क्या दोस्तों? किसी परमाणु की परमाणु संख्या से क्या हम जैसे हमको परमाणु संख्या ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? परमाणु में प्रोटॉन की संख्या देख लीजिए। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणुक संख्या कहते हैं। किसको? प्रोटॉनों की संख्या को ही बोलते हैं परमाणुक संख्या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है। क्या? तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या, क्या है? द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या क्या कहलाते हैं? आइसोबार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोबार कहलाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, क्या होती है? एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉनों की। कहने का मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन को घटा दो। देखिए सिंपल चीज़ बता रहे हैं एक चीज़ हम। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। अगर आप द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। एकदम ईजी है भाई ये सब। नेक्स्ट, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को इसके रूप में जाना जाता है, द्रव्यमान संख्या के रूप में। किसमें जानते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को किसके रूप में जानते हैं? द्रव्यमान संख्या के रूप में जानते हैं। देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ोगे द्रव्यमान संख्या जगह,
केवल प्रोटॉन की मान की अगर बात करोगे, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या बराबर। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न की संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर। न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान में अगर आप परमाणु क्रमांक माइनस करते हो, क्या करते हो? परमाणु द्रव्यमान में अगर आप परमाणु क्रमांक को माइनस करते हो तो न्यूट्रॉन की संख्या जाएगी। किसकी संख्या जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? ये आपको बताना है। क्या बताना है? किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है कैसे निर्धारित की जाती है? एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। कैसे निर्धारित करते हैं? तो एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से हम निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। क्या है? एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? चलिए बताइए। तो बता दें, परमाणु संख्या के प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। सिंपल सी, कई बार बता चुके ये चीज़। परमाणु संख्या को प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या N। क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा आपका N मान हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना होता है? चलिए बताइए। हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है तो ये केवल एक प्रोटॉन से बना होता है, क्योंकि यार जितने भी परमाणु होते हैं ना, केवल हाइड्रोजन परमाणु ऐसा है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। कौन सा? केवल हाइड्रोजन परमाणु ऐसा है जिसके नाभिक में प्रोटॉन नहीं है। ये चीज़ आपको समझना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है ये होती है 1। कितनी होती है हाइड्रोजन परमाणु संख्या? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है आपकी 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसके द्रव्यमान संख्या 39 है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 20। क्या हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या? तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी दोस्तों आपकी 20 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन परमाणु के बारे में C12 से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। क्या है? 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। क्या? एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता क्या माना जाता है? परमाणु क्रमांक। क्या है मूल विशेषता? जो परमाणु क्रमांक है ये आपकी मूल विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन जो 9 है, देखिए फ्लोरीन लिखा है, परमाणु क्रमांक कितना है? 9। और ऊपर जो लिखता है द्रव्यमान, जो नीचे लिखा रहता है उसको बोलते हैं परमाणु संख्या, ऊपर जो लिखा रहता है उसको द्रव्यमान बोलते हैं। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो भाई देखिएगा, परमाणु संख्या 9 है मतलब 9 प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के मान निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन को माइनस कर दो तो जाएगा 10। मतलब 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन है इसमें। चलिए अगला देखिएगा, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या को बोलते हैं दोस्तों परमाणु संख्या। देखिए प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं परमाणु संख्या, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहती है। क्या? हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहती है, इसलिए परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्व में परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। किस तत्व में परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? हाइड्रोजन में। किसमें? किस तत्व में परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? हाइड्रोजन में जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, किसमें? हाइड्रोजन में परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक परमाणु की परमाणु संख्या निम्न होती है जिससे क्या? जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए अगर 10 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या 10 होगी। ये चीज़ आपको समझना होगा कि परमाणु संख्या अगर 10 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है। कितने हैं? एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है, 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। द्रव्यमान संख्या। तो अब एक चीज़ बता देते हैं, द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। सिंपल। द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। परमाणु संख्या पूछेगा तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या दो चीज़ समझिए। परमाणु संख्या पूछेगा तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना है। कितना आ जाएगा? 10 और 17 27 आ जाएगा। द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक तत्व के एक परमाणु के देखा दोस्तों, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना है? तत्व की द्रव्यमान संख्या 23। क्या है? तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है। समस्थानिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम में होता क्या है ये आपको समझना है। ड्यूटेरियम में क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम है ना, उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। अब ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक है प्रोटियम, एक है ट्राइटियम, एक है ना डाइट। देखिए, तो जो प्रोटियम होता है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है प्रोटियम में। ड्यूटेरियम में क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम में क्या होता है? एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। पूछा ड्यूटेरियम में, तो ड्यूटेरियम में क्या है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसमें जो ट्राइटियम होता है तीसरा वाला, ये रेडियो सक्रिय है। क्यों रेडियो सक्रिय है? जब जब न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक रहेगी दोस्तों, तो वो नाभिक जो है ब्लास्ट करेगा। क्या करेगा? नाभिक ब्लास्ट करता है। तो ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। परमाणु क्रमांक अगर एक समान है तो समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक अगर एक समान है, क्या है? परमाणु क्रमांक अगर एक समान है उसको बोलते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि देखिए लाइक करने से क्या मोटिवेशन आता है। लाइक और शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। क्या है? नेक्स्ट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो होते हैं ना, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के। नेक्स्ट, स्कैंडियम के समस्थानिक होते हैं। तो स्कैंडियम के 13 समस्थानिक है। स्कैंडियम के कितने समस्थानिक है? तो स्कैंडियम के जो समस्थानिक है 13 है। सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? तो सबसे अधिक जो समस्थानिक है आपको बता दें, पोलोनियम के। किसके? पोलोनियम के जो समस्थानिक सबसे अधिक है। तो स्कैंडियम का पूछा है 13। कार्बन के कितने समस्थानिक? कार्बन के 2 समस्थानिक हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक हैं? तो कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है, तो द्रव्यमान संख्या एक से ज़्यादा लेकिन परमाणु क्रमांक एक होता है, आइसोटोप कहते हैं। इसी को बोलते हैं समस्थानिक। द्रव्यमान अलग अलग, क्रमांक एक, समस्थानिक बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, एक समान तत्व के सभी आइसोटोप में होते हैं। क्या? एक समान तत्व के सभी आइसोटोप में होते हैं एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संहिता। क्या? भिन्न भिन्न परमाणु संहिता होती हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आइसोटोप के रासायनिक गुण। तो आइसोटोप जो होते हैं, आइसोटोप अब समझिएगा, आइसोटोप के रासायनिक गुण। आइसोटोप मतलब वो तो समस्थानिक। तो समस्थानिकों को जो रासायनिक गुण होते हैं समान। क्यों? क्योंकि समस्थानिकों में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक में क्या होती है? समस्थानिक में होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। और रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या दोस्तों? जो रासायनिक गुण होते हैं, क्या होते हैं? जो आपके रासायनिक गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, समस्थानिक में क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो समान होनी चाहिए। क्या?
समान होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक ही तत्व के समस्थानिक में समान प्रोटॉन संख्या, अगर प्रोटॉनों की संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या समान होगी। समस्थानिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या समान, लेकिन जो समस्थानिक है वो किसके लिए बना है, प्रोटॉनों की संख्या समान के लिए। नेक्स्ट, समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में किसने दिया था, फ्रेडरिक सोडी ने। किसने दिया, देखिए समस्थानिकों के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट सोडी साहब ने समस्थानिक के बारे में समझाया था। किसने बताया था, सोडी ने समस्थानिक। देखिए स से समस्थानिक, स से सोडी क्या हो जाएगा, स से समस्थानिक हो जाएगा, स से सोडी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि समस्थानिक के बारे में किसने समझाया था, फ्रेडरिक सोडी ने। किसने समझाया था, फ्रेडरिक सोडी ने समझाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिक का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 है। क्या है, 3:1 है। ये दो समस्थानिक हैं। ये देखिए क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं। एक होता है ना, एक क्लोरीन का द्रव्यमान है 35 और एक क्लोरीन का द्रव्यमान है 37, मतलब 35 वाला क्लोरीन और 37 वाला क्लोरीन। तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल लेते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाता है। क्या होता है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका जो समस्थानिक है, क्या, इसका समस्थानिक बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। तो अंतर कारण क्या है, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। क्या, नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आइसोबार से रिलेटेड क्वेश्चन जो करने वाले हैं समभारिक से। आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ, क्या, आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ नाभिक के। समभारिकों की संख्या में क्या समान होता है, समभारिक किनको बोलते हैं, जिनमें नाभिकों की संख्या समान होती है। परमाणु द्रव्यमान समान, समभारिक। नाभिक की संख्या समान, समभारिक। चलिए अगला देखिएगा, देखिए समभारिक में होता क्या है, तो समभारिक में होता समान भार संख्या है किंतु विभिन्न परमाणु संख्या। क्या, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्या, इनको बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं इसको, समभारिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु संख्या आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। इसी को बोलते हैं परमाणु समस्थान। क्या बोलते हैं इसको, आइसोबार मतलब समभारिक, समभारिक मतलब आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक जिसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु और आयन होते हैं। क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉनों, क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु और आयन क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैस से रिलेटेड क्वेश्चन अब करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, जिन तापमान पर किसी गैस का जो आयतन शून्य हो जाएगा उसको हम परम शून्य ताप कहते हैं। देखिए आयतन अगर शून्य हो गया, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको बोलते हैं परम शून्य ताप। क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप। देखिए बायल का नियम क्या है, क्या, बायल का नियम क्या है, तो नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी बराबर स्थिरांक होता है। क्या, पीवी बराबर स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत बताता है, क्या, नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का जो आयतन है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायल का नियम, कौन सा नियम बताता है, बायल का नियम बताता है ये सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में आदर्श गैस के रूप में कार्य करता है, बताइएगा। कौन सी वास्तविक गैस है जो आदर्श गैस के रूप में कार्य करेगा, तो निम्न दाब और उच्च ताप। नेक्स्ट देखिएगा,
देखिए पीवी बराबर एनआरटी, क्या अभिलाक्षणिक गैस पीवी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू है? आदर्श गैस के लिए। किसके लिए है? पीवी बराबर जो एनआरटी होता है ना, आदर्श गैस के लिए लागू होता है। तो दोस्तों पीवी बराबर एनआरटी जो है आदर्श गैस के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम गैस से संबंधित नहीं है। कौन सा नियम? गैस से रिलेटेड नहीं है, जूल का नियम। जूल्स जो लॉ है ना, ये गैस से रिलेटेड नहीं है। विसरण के बारे में सही नहीं है। कौन सा? गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। क्या होती है? गैसों की जो विसरण की दर है उनके आयतन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उनके आयतन पर निर्भर करती है। क्या? विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, गैसों का गुण उन्हें क्या? संपीड्य के कारण होता है सब चीज़ें। नेक्स्ट, किसी गैस का आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? दाब के। अगर आप दाब बढ़ाओगे तो गैस का आयतन कम होगा, दाब कम करोगे तो गैस का आयतन बढ़ेगा। क्या होगा? किसी गैस का जो आयतन है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके अनुपात होता है? दाब के व्युत्क्रमानुपाती। अगर आप दाब बढ़ाओगे तो गैस का आयतन कम होगा, दाब कम करोगे आयतन बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिव तत्व के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। रेडियो एक्टिव तत्व से इंपॉर्टेंट और यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से करिएगा। क्या क्वेश्चन? एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? बताइए कौन जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? टाइटेनियम। जो टाइटेनियम होता है एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट, मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए, मैरी क्यूरी को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रेडियम की खोज के लिए। मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला है? रेडियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है मैरी क्यूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसियम के एकत्रीय रेडियो सक्रिय तत्व, फ्रांसियम के अधिकतम दीर्घ आयु वाले समस्थानिक जो होते हैं 223 फ्रांसियम, इसकी अर्ध आयु काल क्या है? 21 मिनट है फ्रांसियम का। फ्रांसियम की अर्ध आयु काल कितना है? 21 मिनट है। नेक्स्ट, पीरे क्यूरी ने हेनरी बेक्यूरेल, क्या? पीरे क्यूरी ने हेनरी बेक्यूरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ निम्न से संबंधित खोजों के लिए 1903 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। साझा रूप में रेडियोधर्मिता के लिए। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेक्यूरेल ने। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेक्यूरेल ने किया है। नेक्स्ट, पिच ब्लेंड संबंधित है किससे? देखिएगा, पिच ब्लेंड किससे रिलेटेड है? यूरेनियम से रिलेटेड है पिच ब्लेंड। किससे रिलेटेड है? पिच ब्लेंड किससे रिलेटेड है? तो पिच ब्लेंड जो है ना यूरेनियम का ही क्या है? अयस्क है। नेक्स्ट, यह महिला वैज्ञानिक उस तत्व से संबंधित है जिसकी परमाणु संख्या 109 है। लाइस मीटनर। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया है? ये आपको बताना। क्या बताना है? परमाणु बलों के सिद्धांत। किसका? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया? हेदकी युकावा ने। किसने किया? हेदकी युकावा ने किया है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज। ये आपको बताना है। चलिए आंसर कर दीजिए। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया? हिदेकी युकावा। किसने किया? हिदेकी युकावा। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉनों पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉनों पर आरोपित बल नाभिकीय बल होता है। इसका क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाभिकीय बल। कौन सा बल बोलते हैं? नाभिकीय बल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, रिलेटेड क्वेश्चन। बड़े परमाणुओं वाले तत्व से बने बंध क्या होते हैं? तो बड़े परमाणुओं से बनने वाले बंध को बोलते हैं बहुत कमजोर। क्या बोलते हैं? बहुत कमजोर बल बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध को बहुत कमजोर बोलते हैं।
बड़े परमाणुओं से जो बनेंगे बंध कमजोर रहते हैं। छोटे परमाणु से जो बंध बनते हैं ना वो बहुत मजबूत बंध होते हैं। क्या होते हैं? मजबूत बंध। देखिए परमाणु अगर बड़ा रहता है तो उसमें जो नाभिक के बीच जो आकर्षण रहता है, नाभिक के बीच आकर्षण जो रहता है तो उनमें क्या होता है? आकर्षण। परमाणु बड़ा है तो नाभिक का आकर्षण कम होगा, परमाणु छोटा है तो नाभिक से क्या है? बाह्यतम कोश की दूरी कम होगा तो आकर्षण ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं उच्चतम, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उच्चतम ऊर्जा स्तर में होते मतलब क्या है आप समझिए। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं संयोजकता। आप समझिए उच्चतम ऊर्जा स्तर में मतलब बाहरी कक्ष में। किसी परमाणु में सबसे उच्चतम ऊर्जा स्तर किसमें होती है? बाहरी परमाणु में। देखिए बाहरी सेल उच्चतम ऊर्जा। किसी परमाणु के सबसे बाहर वाले जो सेल होते हैं, बाहर वाले जो कक्षक होते हैं वो उच्चतम ऊर्जा स्तर वाले होते हैं। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं वहाँ पर? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। सल्फर और क्लोरीन में बंध हो सकता है कैसा? तो सल्फर और क्लोरीन में ध्रुवीय सहसंयोजक। क्या होगा? सल्फर और क्लोरीन में जो होगा ध्रुवीय सहसंयोजक होता है। नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत क्या करते हैं? आयनिक यौगिक मजबूत बंध बनाते हैं। क्या? मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों से जुड़े होते हैं और मजबूत बंध बनाते हैं। ये चीज में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कौन सा है? ध्रुवीय सहसंयोजक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ध्रुवीय सहसंयोजक है। क्या है ये क्या है दोस्तों? ये ध्रुवीय सहसंयोजक है। नेक्स्ट, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या 12 और 3 है। कितना है? 12 और 3 है सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या। नेक्स्ट, अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षण या प्रतिकारक बल जो एक सहसंयोजक आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते उन्हें क्या कहते हैं? वांडर्स वाल्स बंधन। क्या बोलते हैं? वांडर वाल्स बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंडर वाल बंध। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यह अणु में एक डबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। बताइएगा, यह जो होता है अणु में एक डबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है उसको बोलते हैं O2। क्या बोलते हैं उसको? उसको O2 बोला जाता है। नेक्स्ट, M जो है देखिए M-3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति किसकी है? नाइट्रोजन की है। किसकी अधिकतम प्रवृत्ति? नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन में होता क्या है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो कैसे भरेंगे? 2 और 5। तो बाहरी सेल में कितना है? 5 है। इसको चाहिए 3, तब ये क्या बनाएंगे? तो ये स्थायित्व हो जाएगा। 3 अगर प्राप्त कर लेगा तो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए। क्या है? किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए है ये। नेक्स्ट, CH3O में O और H बंध है ध्रुवीय सहसंयोजक। क्या है? CH3OH में जो O और H के बीच ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध बनता है उसको बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजन। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता, तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। हाइड्रोजन की संयोजकता, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। नेक्स्ट, वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उदाहरण है किसका? बताइए। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसका उदाहरण है? एल्युमिनियम का। किसका उदाहरण दोस्तों? एल्युमिनियम का उदाहरण है वो। किसका उदाहरण है? एल्युमिनियम का उदाहरण है वो। ये हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट, त्रिसंयोजी तत्व है। क्या है त्रिसंयोजी? बोरान, इंडियम, एल्युमिनियम त्रिसंयोजी है क्योंकि एल्युमिनियम परमाणु क्रमांक 13। कैसे भरेंगे? 2, 8, 3। अंतिम में क्या है? 3 है। तो 3 है तो 3 को क्या कर देगा? दान कर देगा। 3 को दान करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को भी साझा होगा, त्रिसंयोजी कहलाएगा। 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा, द्विसंयोजी। 5 इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा, पंचसंयोजी। तो इसलिए देखिए हम त्रिसंयोजी क्यों बोलते हैं? 3 इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा होती है इसलिए त्रिसंयोजी। ध्यान रखिएगा।
देखिए फास्फोरस के एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। देखिए फास्फोरस कैसे लिखेंगे? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। कैसे भरेंगे? 2 8 5। अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 5 होगी। क्या? 5 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता इसकी 5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक S और एक P कक्षक को संकरित किया जाता है तब होता है, क्या होता है? तब हमें 180 अंशों पर 2 कक्षक प्राप्त होते हैं। क्या? 180 अंशों पर 2 कक्षक। नेक्स्ट, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? देखिए Al, भैया एल्युमिनियम का कितना, ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 यहाँ एल्युमिनियम के साथ, अच्छा 3। Al2O3 है तो एल्युमिनियम का संयोजकता कितना है? 3 है। एल्युमिनियम का संयोजकता यहाँ देखने के लिए ऑक्सीजन में देख लीजिए, उल्टा लिखा जाता है ना। चलिए देखिए एक फार्मूला कैसे बनाते हैं। एक तत्व तो A का फार्मूला A3 और O4 है के साथ ऑक्साइड बनाता है तो A की संयोजकता, देखिए अगर आपको A की संयोजकता देखना है, आप दूसरे वाले के साथ क्या लगा? 4। A की संयोजकता कितना हो जाएगी? 4। ऑक्सीजन का देखना है तो A के साथ कितना लिखे? 3। ऑक्सीजन का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती। कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो संयोजकता है वो आपका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः धन आवेशित तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? प्रायः धन आवेशित तत्वों की संयोजकता होती है 1 2 और 3 होती है। कितने दोस्तों? देखिए जो धन आवेशित होते हैं उनकी संयोजकता 1 2 3 होती है, और जो ऋण आवेशित होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है? 6। देखिए होते संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 6 7। यह धातु के संयोजक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, क्योंकि कार्बन के चतुस्संयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनने के कारण कार्बन दर्शाता है श्रृंखला बंधन। क्या दर्शाता है कार्बन? तो कार्बन दर्शाता है दोस्तों श्रृंखला बंधन दर्शाता है कार्बन। नेक्स्ट, सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। कौन सा नहीं है सहसंयोजक यौगिक का? तो उच्च गलनांक और क्वथनांक, यह सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। कौन रखता है परमाणुओं को बांध कर? ध्रुवीय जो सहसंयोजक है ये परमाणुओं को बांध कर रखता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। देखिए सहसंयोजक बंध जो हैं इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी, क्या? सहसंयोजक जो बंध हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं। क्या बनते हैं? सहसंयोजक। नेक्स्ट अगला, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो आबंधों की जो अधिकतम संख्या होती है 3। क्या होती है आबंधों की अधिकतम संख्या? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभिक्रिया दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या बना? मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम क्या हो गया? प्रतिस्थापित हो गया। इसमें बताइएगा पदार्थ, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है इसमें? बताइए किस पदार्थ का जो है ऑक्सीकरण इसमें हुआ है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए आंसर, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा है। कैसे जो दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? तो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। क्या है? वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण जो है क्या है? मुख्य कारण क्या है? वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ से
ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है उसको बोलते हैं अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? किसका ह्रास? पदार्थ से हाइड्रोजन का जो ह्रास है उसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं दोस्तों उपचयन बोलते हैं। किसका? हाइड्रोजन के ह्रास को बोलते हैं उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है, बताइएगा कौन सा है जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। क्या है? देखिए वनस्पति तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण होता है ये एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। लोहे पर जंग लगना क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया है। लोहे पर जंग लगना क्या दोस्तों? तो लोहे पर जो जंग लगना होता है रेडॉक्स। देखिए ऑक्सीकरण अपक्रिया है ना, ऑक्सीकरण देखिए दोनों प्रकार की अपक्रिया होगी तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। ऑक्सीकरण अपक्रिया भी होती है और अपचयन भी होती है, उसको हम रेडॉक्स बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। धातु ऑक्साइडों को अपचयित करके क्या करना है? धातु ऑक्साइडों को अपचयित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि। क्या? धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो होती है वो होती है तापन। क्या होती है? तापन होती है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता परमाणु नहीं है, कौन सा नहीं दाता परमाणु? एल्युमिनियम। हाँ, दाता परमाणु नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है। कौन सा नहीं है? एल्युमिनियम दाता परमाणु नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में होता है, क्या होता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में? ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो होता है इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। क्या दोस्तों? ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस अवस्था में क्या? अक्रिय गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है? देखिए अक्रिय गैस अवस्था में पोटेशियम, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक तो 19 होता है। क्या? तो पोटेशियम का 19 है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होती है। इसमें अगर पोटेशियम से एक प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागते हैं, क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो आर्गन के रूप में आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा? आर्गन के जैसा बन जाएगा ये, उसको बोलेंगे अक्रिय गैस। नेक्स्ट, एक ऋणायन में क्या होगा यदि उसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या होंगे? ऋण आयन में क्या होता है? एक ऋण आयन में क्या होता है? प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि भाई देखो, अगर परमाणु उदासीन है, पहली चीज समझिए, आपको समझना है कि अगर परमाणु उदासीन है, अगर परमाणु उदासीन है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी। लेकिन ऋण आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहा जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उदाहरण है देगा अमोनिया। एक क्या है? उद्धरण। कैटायन बोला है, उद्धरण मतलब क्या होता है? कैटायन। तो कैटायन मतलब प्लस वाला होता है, ऋण और कैटायन। एनायन मतलब होता है माइनस वाला, तो कैटायन मतलब प्लस आयन, तो अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न एजेंट पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा स्रोत है। क्या दोस्तों? क्या? निम्न एजेंट कौन सा? निम्न एजेंट पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है, तो कौन है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा होता है दोस्तों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। क्या दोस्तों? ऑक्सीकरण अपक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसको बोलेंगे दहन अपक्रिया। क्या बोलेंगे? दहन अपक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण की अपक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोया जाता है, इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। किसमें? ऑक्सीकरण अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया में। नेक्स्ट, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ऐसी अपक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अपकरण होता है, रेडॉक्स अपक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण भी हो उसमें और अपकरण भी हो, तो दोस्तों ऑक्सीकरण भी हो
और अपकरण हो तो क्या होता है? ये रेडॉक्स अपक्रिया होता है। रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण भी होता है और अपकरण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तत्व का एक अपचायक कारक नहीं है। तत्व एक अपचायक कारक नहीं है। कौन? क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? एक अपचायक कारक नहीं होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अपक्रिया की एक विशेषता नहीं है। कौन नहीं है? ऑक्सीकरण अपक्रिया की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इनमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना इसमें से शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? संरक्षण का। किसका? संक्षारण का उदाहरण। लोहे पर जंग लगना क्या दोस्तों? लोहे पर जंग लगना जो है संक्षारण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जंग लगने के लिए 3 घटक आवश्यक होते हैं। लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। लोहे पर जंग लगने के लिए, लोहे पर जंग लगने के लिए कौन कौन सी आवश्यक है? तो लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता, ये तीनों चीज़ें आवश्यकता होती है जंग लगने के लिए। नेक्स्ट, जब लोहे में जंग लग जाता है तो वजन क्या होगा? वजन बढ़ जाएगा। क्या होगा? जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन क्या हो जाता है? उसका वजन हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि देखिएगा, कैटायन, कैटायन क्या है? कैटायन एक अमोनिया आयन है। कैटायन क्या है? तो कैटायन एक अमोनिया आयन होता है। लेकिन कैटायन है क्या? कैटायन मतलब धन आयन। क्या होता है कैटायन मतलब? कैटायन मतलब होता है धन आयन होता है। क्या होता है कैटायन मतलब? देखिए, एन आयन बोल देगा तो ए आयन का, देखिए एन आयन का मतलब होता है ऋणात्मक, लेकिन कैटायन का मतलब पूछेगा तो अमोनिया आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनिया आयन। नेक्स्ट, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति उसमें होता है यौगिक का वास्तविक आवेश होता है। परमाणु के लिए, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी अगर गति पूछ दिए तो वक्र बता देंगे। गति कैसी होती है? गति होती है वक्राकार। परमाणु में ना, परमाणु जो होते हैं एटॉम, उसके नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। अब इसमें जो अगर पूछ दिया जाता है आपसे मास, एटम का मास पूछता है, परमाणु द्रव्यमान, तो एटम का जो मास होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग। एटम का मास पूछेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग बता देना है आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा। घटती हुई प्रतिक्रिया क्रम व्यवस्थित आम धातु के लिए, तो ये होता क्या है? घटती हुई प्रतिक्रिया में क्या होता है? जैसे जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, यह समझिएगा, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ना, ये होते हैं आपके क्षारीय होते हैं। जितने भी धातु होते हैं, आवर्त सारणी में जितने भी धातु होते हैं, तो धातुओं के जो ऑक्साइड बनाता है धातु, तो वो होते हैं क्षारीय होते हैं। लेकिन जो अधातुओं के ऑक्साइड बनते हैं वो आपके अम्लीय होते हैं। कितने? अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली बात है कि धातुओं के लिए एक क्या होता है कि इनकी जो संयोजकता होगी सदैव 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। ये धातुओं की संयोजकता है। लेकिन अधातुओं की जो संयोजकता है, अधातुओं के देखिए संयोजक इलेक्ट्रॉन पूछ देगा, संयोजक 5, 6 और 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अधातुओं की क्या हो जाएगी? ये संयोजकता हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पर बोला गया है यदि घोल से धातु ए धातु बी को क्या कर रही है? प्रतिस्थापित कर रही है। तो जब ए जो है ना बी को प्रतिस्थापित कर रही है तो समझना ये है कि जो बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्या है? अधिक प्रतिक्रियाशील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिथियम के बाद लिथियम के बाद यह धातु सबसे अधिक अपक्रियाशील है। पोटेशियम है सबसे अधिक अपक्रियाशील, लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर उसके बाद क्या है? सोडियम है अपक्रियाशीलता में। अपक्रियाशीलता में क्या सर्वाधिक? लिथियम है, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम है 3rd नंबर पर। नेक्स्ट, धातुओं में यह धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। क्या करती है? लोहे का विस्थापन करती है। क्यों? जस्ता करती है। धातुओं में धातु आयरन क्लोराइड से जो लोहा का विस्थापित करता है वो जिंक, क्योंकि लोहा से सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील क्या है? जिंक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? चांदी। जो चांदी है ये आयरन को विस्थापित इसलिए नहीं करती क्योंकि चांदी कम क्रियाशील होती है आयरन से, इसलिए विस्थापित नहीं करती। नेक्स्ट, जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। कौन? कॉपर। क्या? जल मिश्रित HCl के साथ
प्रतिक्रिया नहीं करता। कौन नहीं करता? कॉपर नहीं करता है। नेक्स्ट, धातु केवल विद्युत अपघट्ट द्वारा निकाली जाती है। कौन सी धातु निकाली जाती है? केवल और केवल विद्युत अपघट्ट के माध्यम से उसको निकाल सकते हो, वो है आपका एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम जो है, जिसको हम विद्युत अपघट्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए, सभी एसिड के लिए आम तत्व, कौन सा तत्व जो सभी एसिड में पाया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो पाया ही पाया जाएगा। क्या? हाइड्रोजन जो होता है ना, सभी एसिड में पाया जाता है। और सभी क्षार में क्या पाया जाता है? सभी क्षार में OH पाया जाता है। क्या पाया जाता है? OH। नेक्स्ट देखिए, प्रबल अम्ल के विघटन में क्या होता है? प्रबल अम्ल के विघटन में होता है ज़्यादातर आयन। क्या होता है? प्रबल अम्ल के विघटन में ज़्यादातर आयन होता है। क्या होता है ज़्यादातर? तो ज़्यादातर होता है आयन। नेक्स्ट, नीले लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाते हैं लाल। क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। नेक्स्ट, सफ़ेद कॉपर सल्फेट, क्या? कॉपर सल्फेट किसका दोस्तों? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या करता है? नीला को लाल कर देता है। क्योंकि अब समझिएगा, अम्ल क्या करता है? अम्ल करता है नीला को लाल। क्या? अम्ल करता है नीला को लाल। क्षार क्या करता है? लाल को नीला करता है। क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट, प्रबल अम्ल के संबंध में कथन गलत है। कौन है? अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन नहीं, अम्ल खट्टा होता है। क्या होता है? अम्ल खट्टा होता है। तो ये चीज़ तो गलत हो गई। कौन सी चीज़ गलत होगी? कि अम्ल क्या होता है? स्वाद में नमकीन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्मिक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्राक्साइड या अनैक्सी अम्ल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम देखेंगे CO2 जो है गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। नेक्स्ट, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी में सांद्र अम्ल डालना है। क्या करना है? पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होती है। कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना। कौन दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल स्रावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना को घोल सकते हैं किसमें? सोना, क्या? सोना को किसमें घोल सकते हैं? तो सोना को जो है एक्वा रेजिया में घोल सकते हैं। किसमें? सोना को एक्वा रेजिया में घोल सकते हैं। नेक्स्ट, पानी में घुलने पर यह एसिड कम H+ आयन देता है। कौन? CH3COOH। क्यों? क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है। जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। नेक्स्ट, अम्लिक के आधार पर सही है कौन? निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। नेक्स्ट, एक अम्ल का दोस्तों, एक अम्ल नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। क्या दोस्तों? एक अम्ल जो होता है नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। क्या करता है? नीला को लाल में बदल देता है। नेक्स्ट, अम्लों के बारे में बात गलत है। कौन सा बात गलत है अम्लों के बारे में? वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक है। भाई कुचालक नहीं है। हाँ यह है क्या? सुचालक है, यही है। समझ में आ रहा है आंसर? यही। देखिए, अम्लों के बारे में गलत बात तो जान ले, ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट देखिएगा, पढ़ना सबको है भाई। देखिए जितने भी साथी हम बता दे रहे हैं, ग्रुप डी की नौकरी ले लीजिए। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, इस बार आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। क्या दोस्तों? बहुत ज़्यादा मौका है आपके लिए। इतने सारे वैकेंसी हैं, इसके बाद पता नहीं रेलवे की भर्ती कब आती है। इसलिए इस बार आप लोग नौकरी ले लीजिए। क्या करना है आपको? इस बार नौकरी आपको लेना ही लेना है। नेक्स्ट, इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका प्रयोग करते हैं?
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। क्या है? कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। यह स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। नेक्स्ट, ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। क्या? ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। CO, क्या? CO जो होता है ना दोस्तों, क्या होता है? CO जो होता है ये अम्लीय नहीं है। क्या है ये? बताइए था। ये उदासीन है। CO क्या होता है? CO आपका उदासीन होता है। नेक्स्ट, अम्लीय नहीं है। क्या? अम्लीय कौन नहीं है? CCl4। क्या? CCl4 जो है अम्लीय नहीं है। नेक्स्ट, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। 1:3 में। किसमें? 1:3 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यह दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन प्रदान करता है। जो दुर्बल अम्ल है पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस, अगर हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? पानी और सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? पानी और नमक। क्या बनेगा? पानी और नमक बनेगा। लेड संचायक बैटरी में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस लिए करते हैं अम्ल का प्रयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल में। जो लेड संचायक बैटरी है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? H2SO4 का। सल्फ्यूरिक अम्ल का किसका प्रयोग करते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत बैटरियों में रसायन होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। परंपरागत बैटरियों में जो रसायन होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। देखिए, अम्ल का एक गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है अम्ल का? बताइएगा। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। ये आप समझिए। क्या करना है दोस्तों? समझना है कि जो अम्ल का स्वाद है ना वो कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। जब सोडियम कार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है? परिवर्तित नहीं होता है। पट्टी का रंग क्या दोस्तों? पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट, क्षार नहीं है। क्या नहीं है? क्षार। C2H5 ये क्या है? एथेन एल्कोहल। क्या है? एथाइल एल्कोहल है। एथाइल एल्कोहल क्षार नहीं होता है। एथाइल एल्कोहल आपका अम्ल होता है। क्या होता है? जो एथाइल एल्कोहल है ये आपका अम्ल होता है। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। देखिए, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंगों को नीला रंग में बदल देता है। क्षार क्या करता है? लाल को नीला में ही, मतलब क्षार क्या करता है? नीला रंग में बदल देता है। किसे बदलता है? नीला रंग में बदल देता है क्षार। प्रकृति में क्षारीय है। कौन है क्षारीय? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना प्रकृति में क्षारीय है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में क्षारीय है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए कौन सा क्षार का गुण नहीं है? बताइए कौन सा क्षार का गुण नहीं है? वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। क्या है? ये क्षार का गुण नहीं है कि नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करें। नेक्स्ट, क्षार के संबंध में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है क्षार के संबंध में? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार जो होते हैं स्वाद में खट्टे तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट, क्षार का गुण कौन सा नहीं? ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते नहीं करते हैं। क्षार क्या करते हैं? हाइड्राइड आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं क्षार? क्षार आपके हाइड्राइड आयन उत्पन्न करते हैं। क्षार है क्या है? क्षार एन एल्काइल। क्षार क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। क्षार क्या है? NaOH है आपका क्षार। नेक्स्ट, लवण से रिलेटेड क्वेश्चन, साल्ट। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अपक्रिया को लिखा जाता है। कैसे लिख सकते हैं? सामान्य रूप से जो उदासीनीकरण अपक्रिया है उसको कैसे लिख सकते हैं? क्षार प्लस अम्ल लवण जल। क्षार और जल को अगर मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। क्षार अम्ल की प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनता है क्षार और अम्ल की प्रतिक्रिया से। नेक्स्ट, धातुओं अम्लों के साथ अपक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है धातुएं? अम्लों के साथ अपक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती है?
लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। देखिए नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। लवण अम्लीय है मैग्नीशियम सल्फेट, क्या लवण अम्लीय है मैग्नीशियम सल्फेट। NaCl एक लवण है, क्या है NaCl? NaCl एक लवण है जो बनता है, किससे बनता है? तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। जो NaCl होता है, क्या दोस्तों, जो NaCl होता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनता है। नेक्स्ट, खाने का अम्ल बना होता है किससे? एक मजबूत क्षार और मजबूत अम्ल से। NaCl का रासायनिक सूत्र कितना है? क्या है? 7 होता है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका उदासीन है। तो NaCl का रासायनिक सूत्र, NaCl का जो है pH मान होता है 7 होता है। यहाँ पूछा pH मान नहीं पूछा, NaCl किसका सूत्र है? तो नमक का सूत्र है। pH मान पूछता है NaCl का 7 है, क्या है 7 होता है, तो लवण का pH मान 7 होता है।